आप जब ऐसी बात कह रहे हैं तो मुझे प्रेरणा हो रही है कि मुझे और पढ़ना है। ठीक है, हमें आपसे प्रेरणा मिलती है सौरभ। जब आप बुक रेकमेंड करते हैं ना, तो मैं फटाफट मंगवा लेती हूँ या पीडीएफ मंगवा लेती हूँ कुलविंदर जी से, और वो बुक पढ़ने लग जाती है। जो भी आपका बुक्स वाला एक ग्रुप है जो हमारा फेसबुक पे, तो आप हमारे लिए सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन है। बुक्स रीडिंग का काफी हद तक आपसे ही लिया है हमने इस चीज का शौक। शुक्रिया शुक्रिया। श्वेता, हम वेलकम कर रहे हैं सौरभ जी का। तो सौरभ, आपका स्वागत है हमारे पंजाब में, ध्यान पंजाब में, और इस रात के सेशन में। हम सब आपकी बहुत देर से प्रतीक्षा कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारा स्वीकार करने के लिए, इनविटेशन स्वीकार करने के लिए। तो मोस्ट वेलकम सौरभ। श्वेता, प्लीज इनको हम वेलकम करेंगे और आज का सेशन शुरू करेंगे। वेलकम डॉक्टर सौरभ, ध्यान पंजाब में आपका बहुत स्वागत है। नमस्कार नमस्कार, नमस्ते श्वेता मैम। नमस्कार। पूरे रूहानी परिवार की ओर से, विवेक परिवार की ओर से मैं आपका स्वागत करती हूँ। और फ्रेंड्स, जितने भी मेंबर्स अभी हमारे साथ आप सब जुड़े हैं, मैं आप सबका भी आभार प्रकट करती हूँ और आपका वेलकम करती हूँ। और फ्रेंड्स, जिस तरह से आप हमारे साथ इस रात्रि के सत्र में जुड़े हैं, इस तरह से हमारे साथ मॉर्निंग मेडिटेशन में भी जुड़िए। हमारा फेसबुक पेज स्वामी विवेकानंद मेडिटेशन पिरामिड पेज, जो फेसबुक का पेज है, उस पे जुड़े। उसका लिंक अभी आपको मिल जाएगा। उस लिंक के साथ आप क्लिक करके सुबह आप मॉर्निंग मेडिटेशन में ज्वाइन कर सकते हैं। और कल हमारा शनिवार है, हमारा ग्रुप मेडिटेशन सेशन रहेगा पिरामिड के अंदर 6:30 बजे से लेकर 7:30 बजे तक। तो हम सब फिजिकली मिलकर पिरामिड में कल ध्यान करेंगे। आप सब जरूर पहुंचे, जो भी लुधियाना में रहते हैं या लुधियाना के आसपास रहते हैं। और फ्रेंड्स, पीएमसी पंजाब यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करें, ताकि जितने भी डिस्कोर्सेज हैं उनकी आप रिकॉर्डिंग प्राप्त कर सकें। वेलकम डॉक्टर सौरभ, ओवर टू यू। वेलकम। थैंक यू श्वेता जी, इतना अच्छा वेलकम करने के लिए। पीएमसी पंजाब पर सभी दर्शकों को प्रणाम। आप में से कुछ लोग मुझसे फैमिलियर होंगे। मैं लुधियाना भी कई बार आ चुका हूँ। लुधियाना पिरामिड इनफैक्ट जब नहीं बना उससे पहले आ चुका हूँ। तो कुछ लोगों के लिए मेरा फेस फैमिलियर होगा। बाकियों के लिए मेरा संक्षिप्त परिचय, मैं दिल्ली में रहता हूँ। डॉक्टर एस संजय के नाम से इंटरनेट पर जाना जाता हूँ, और पिछले 15 साल से पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी मूवमेंट में तन मन धन से जुड़ा हूँ। और जो पत्री जी का 18 प्रिंसिपल है, उसमें एक प्रिंसिपल है, हम मेडिसिन पर निर्भर ना हो। सेल्फ हीलिंग, स्पिरिचुअल सेल्फ हीलिंग पर हमारा अधिक से अधिक फोकस होना चाहिए। इस प्रिंसिपल को जब मैं पढ़ता था और मैं पत्री जी से जब मिला, उस समय मैं सेकेंड ईयर एमबीबीएस में था, 2004-2005। तो कॉलेज में पढ़ाई हो रही है मेडिसिन की, हम हर एक मेडिसिन का फार्मास्यूटिकल प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं, वो कैसे मैकेनिज्म काम करता है, उसके क्या साइड इफेक्ट हैं, क्या इंडिकेशन है, क्या कॉन्ट्राइंडिकेशन है। और इधर मेडिटेशन सेंटर में जिक्र आ रहा है कि सेल्फ हीलिंग, स्पिरिचुअल सेल्फ हीलिंग, नो डिपेंडेंसी, नो साइकोलॉजिकल डिपेंडेंसी ऑन मेडिसिन। तो ये मेरे लिए बहुत लंबे समय तक जद्दोजहद का विषय रहा कि कैसे एक आम इंसान, एक लेमैन कैसे अपने आप को हील कर सकता है या स्वस्थ रख सकता है। तो एक्सप्लोर करते करते बहुत सारी बुक्स पढ़ी, बहुत सारी चीज़ों को जाना, और मेरे अपने भी ध्यान के कई सारे अच्छे अनुभव हैं, कुंडलिनी के अनुभव हैं, चक्रों के अनुभव हैं। तो उन सभी अनुभवों के बेसिस पे, और जो मैंने दर्जनों किताबें पढ़ी पत्री जी के रिकमेंड के लिस्ट में, जो जिनका नाम आता है, जैसे जो सबसे पॉपुलर है लुई है कि यू कैन हील योर लाइफ, उसका नाम तो लगभग सभी लोगों ने सुना ही होगा। तो ये सबसे बेसिक और प्राइमरी बुक है, लेकिन ऐसे ही दर्जनों किताबें हैं।
तो उन सभी को पढ़ते हुए, जानते हुए, एक्सप्लोर करते हुए, और मैं डॉक्टर रहा तो मेरे पास तो पूछने के लिए लोग आते ही रहते हैं। फर्स्ट ईयर एमबीबीएस में ही जो होता स्टूडेंट होता है डॉक्टर बन जाता है, लोग पूछना शुरू कर देते हैं। तो और मेडिटेशन सिखाने की वजह से मेरा सर्कल ऐसे भी बड़ा था। तो जो जो मैं पढ़ता रहा वो अफर्मेशन के अलग अलग प्रयोग, कॉन्शियसनेस हीलिंग के, विजुअलाइजेशन हीलिंग के अलग प्रयोग, और फिर जब मैंने एनर्जी मेडिसिन, एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर जब मैंने एक्सप्लोर किया कोई 5 साल 6 साल पहले, तो वो मैं अलग अलग प्रयोग करता रहा और अच्छे रिजल्ट मिले। जैसे जैसे नॉलेज बढ़ता गया, मेरा जो एक्सपेरिमेंट था वो ज़्यादा सक्सेसफुल होता रहा। कोई भी काम जब हम पहली बार करते हैं, शुरुआत में करते हैं, तो उसकी इफिशियंसी थोड़ी बहुत रहती है, लेकिन जब हम उसको पूरी पूरी अच्छे समझ लें, उसके पूरे पिक्चर को, तो फिर उसमें रिजल्ट ज़्यादा अच्छे आते हैं। अब तो मुझे ऐसा लगता है कि जो एनर्जी मेडिसिन है, जो मैं एनर्जी मेडिसिन इसलिए बोलता हूँ क्योंकि मैं सिर्फ एक्यूप्रेशर या एक्यूपंक्चर नहीं करता। एक्यूप्रेशर के साथ साथ चक्रा थेरेपीज हैं, मुद्राज हैं, प्राण हैं, साइकोसोमेटिसिटी, माइंड बॉडी मेडिसिन है, कई सारे एस्पेक्ट्स हैं। तो मैंने इसको अपना ही टर्म दिया है, होलिस्टिक एक्यूप्रेशर। ये टर्म दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करता इस फॉर्मेट में, लेकिन ठीक है, अपना हम क्रिएट कर सकते हैं। तो एनर्जी मेडिसिन, होलिस्टिक एक्यूप्रेशर में फेस एक्यूप्रेशर होता है, एनर्जी मेडिसिन होता है, लेकिन उसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं। तो उनको समझने के लिए जो हमारी सनातन आध्यात्मिक परंपरा में हमारा जो स्ट्रक्चर है, हमारी जो एनाटॉमी है, स्पिरिचुअल एनाटॉमी, जिसमें कि पंच कोश की, 5 कोश की बात होती है, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश। आगे कोई बताएंगे, चैट में टाइप कीजिएगा अगर आपको ध्यान है, पता है। उसे पता होना ही चाहिए, यहाँ पे ज्यादातर पुराने ध्यानी जुड़े हुए हैं। तो हेल्थ को, स्वास्थ्य को हम इन सभी कोष के टर्म में समझना सीखेंगे, और अगर हम वो समझ जाते हैं तो स्पिरिचुअल सेल्फ हीलिंग, जिसको मैंने दुनिया के हिसाब से, मार्केट के हिसाब से टर्म दिया जीरो बजट हेल्थ, मैं बुक भी लिख रहा हूँ, जीरो बजट हेल्थ। हेल्थ को पाने के लिए, हेल्थ को मेंटेन करने के लिए, इट्स नॉट अबाउट द मैटर ऑफ मनी और बजट, इट्स ओनली मैटर अबाउट ऑफ अंडरस्टैंडिंग। आप कितना अच्छा अपने आप को समझते हैं, अपने पंचकोश को समझते हैं। तो नाम किसी ने टाइप नहीं किया, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, क्या आगे क्या है? चैट में टाइप कीजिए, आप सभी लोग टाइप कर सकते हैं। चैट टाइप करना तो परमिटेड है, हाँ। तो हम एक एक एपिसोड में हम एक एक कोर्स के बारे में समझते जाएंगे, और जब हम सब कुछ समझ लेंगे तो हमको रियलाइज होगा कि जितना हम हेल्थ को समझते थे उससे तो बहुत छोटी बात, साधारण सी बात निकली। जैसे हिंदी में मुहावरा है ना, खोदा पहाड़ निकली चुहिया। तो हेल्थ जो है वो आपके लिए एक आसान विषय बन जाएगा अगर हम इसको संपूर्ण रूप में, कंप्लीट पिक्चर को समझ लेते हैं तो। ठीक है, तो हमें हेल्थ को, देखिए, मेन स्ट्रीम मेडिकल साइंस में हेल्थ को तोड़ तोड़ के देखा जाता है, ये एक बहुत बड़ी डिमेरिट है। हेल्थ को हम हॉलिस्टिक रूप में देखें, तो हॉलिस्टिक हेल्थ के रूप में देखने के लिए कुछ जो मुख्य पॉइंट है मैं उनको एक बार थोड़ा सा बता दूं। हॉलिस्टिक हेल्थ एंड हॉलिस्टिक मेडिसिन, तो जो मैं क्लिनिकली प्रैक्टिकली यूज करता हूं, मैं हर दिन पेशेंट देखता ही हूं, बस मैं मेडिसिन नहीं देता। और इनफैक्ट एक दूसरा तरीका बोलने का अच्छा तरीका है, मेरे एक मित्र ने मेरे लिए बनाया कि पहले मैं मेडिसिन लिखने के पैसे लेता था, अब मैं मेडिसिन छुड़ाने के पैसे लेता हूं। तो जो प्रैक्टिकली मेरे लिए इंपॉर्टेंट होता है, हॉलिस्टिक का है, हॉलिस्टिक वर्ड आया है होल, WHOLE, होल, कंप्लीट। तो जो कंप्लीट बातों को समझा जाए, अभी मेन स्ट्रीम साइंस में क्या होता है, सिर्फ हम बॉडी पर फोकस होते हैं कि यहाँ ब्लड टेस्ट कराया, उसमें LFT गड़बड़ है, KFT गड़बड़ है, अल्ट्रासाउंड कराया, उसमें लीवर में फैट आया। बस हम एक एक
हम सिर्फ बॉडी पे फोकस कर रहे हैं और बॉडी में भी हम छोटे छोटे लेवल पे जा रहे हैं। इसकी बजाय अगर हम कंप्लीट पिक्चर को देखें, आसान भाषा में बॉडी माइंड एंड सोल, लेकिन यहाँ पर अगर हम बॉडी माइंड सोल जब बोल रहे हैं तो फिर प्राणमय कोश, एनर्जी, यानी कि जिसमें आ जाएंगे चक्रास, मेरिडियन एंड ऑरा, वो स्पष्ट रूप से प्रकट नहीं हुआ। तो बॉडी माइंड सोल बोलने के लिए आसान शब्दों में ठीक है, हम समझ लें कि जब हमारा पर्सपेक्टिव कंप्लीट हो, होल हो, तो ये होलिस्टिक हेल्थ है। तो यहां पर हम होलिस्टिक हेल्थ सीखेंगे और हम अपने जीवन में अपने ये एक एटीट्यूड में हम चेंज लाएं कि जब भी हेल्थ की बात हो तो होलिस्टिक हेल्थ के रूप में हम चीजों को देखें। अगर हेल्थ के रूप में, अगर सिर्फ हम बॉडी हेल्थ के रूप में देखेंगे तो हमारी लाइफ में स्ट्रगल रहेगा। अगर आप होलिस्टिक रूप में देखना सीख जाएंगे तो आप थोड़ा डॉक्टर एस रंजन पे थोड़ा विश्वास कीजिए, हेल्थ उतना बड़ा डिफिकल्ट चैलेंज नहीं है जितना दुनिया में सभी लोगों ने समझ रखा है। पत्री जी कहते हैं सफरिंग इज ड्यू टू लैक ऑफ नॉलेज, लैक ऑफ विजडम। तो हेल्थ की सफरिंग जो है, जो आप कोई भी हॉस्पिटल चले जाएं तो भीड़ है, बहुत भीड़ है सभी हॉस्पिटल में, ड्यू टू लैक ऑफ नॉलेज, नॉलेज ऑफ हेल्थ, नॉलेज ऑफ होलिस्टिक हेल्थ। होलिस्टिक हेल्थ का नॉलेज अपने जीवन में लाएं, हेल्थ आपके लिए बहुत इजी मैटर हो जाएगा। तो बॉडी माइंड सोल, इन पर हम बातों को शुरू करेंगे। अपने सेशन को पूरी तरह से फुल फ्लेज में शुरू करने से पहले मैं थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान में भी ले जाना चाहूंगा। ये अभी तक ट्रेलर था, कोई मूवी शुरू होती है ना तो पहले ट्रेलर दिखाते हैं, तो अभी तक जो था अब हम चलते हैं थोड़े से 5-10 मिनट के ध्यान अभ्यास में, ताकि हमारी रिसेप्टिविटी अच्छी हो जाए। फुल फ्लेज्ड मेडिटेशन अभी मैं नहीं करवा रहा हूँ, बस थोड़ा सा हम अपने आप को ट्यून कर लें। कोई भी गहरी बातें को जब हम अपने जीवन में उतारने जाते हैं तो तैयारी करते हैं। मंदिर जाते हैं तो पहले स्नान करते हैं। जो लोग जाते हैं मंदिर, ग्रामीण मास्टर मंदिर नहीं जाते, वो अपने भीतर के मंदिर में जाते हैं। लेकिन ठीक है, तो वैसे ही विजडम के सेशन में हम ध्यान के द्वारा अपने आप को थोड़ा तैयार कर लें। चलिए, तो ध्यान के अभ्यास से आप फैमिलियर होंगे। दोनों हाथों को आपस में मिला लें। जो मैं एनर्जी मेडिसिन की जब मैं बात करूंगा प्राणमय कोश के अंदर, जो नेक्स्ट एपिसोड में आएगा, उसमें आपको मैं ये बताऊंगा कि प्राणमय कोश के अंदर का कनेक्शन यहां पर दोनों हाथों को मिलाकर रखने से कैसे है। आराम से बैठ जाएं, कोई भी लेटे ना रहें। रात्रि का सत्र है, ठीक है, आप थोड़े थके हुए होंगे, लेकिन फिर भी 5 मिनट के लिए बैठ जाइए। हाँ, बैक सपोर्ट चाहे तो आप ले सकते हैं। आराम से कंफर्टेबली बैठें और आंखों को धीरे से बंद कर लें। आहिस्ते से स्लोली जेंटली क्लोज योर आईज। अपने शरीर को ऑब्जर्व करें, सिर से लेकर पैर तक। कंधों को महसूस करें और उन्हें ढीला छोड़ें। हाथों को रिलैक्स करें, अपने पैरों को रिलैक्स करें। स्थिरम सुखम आसनम, सुखपूर्वक स्थिर हो जाए। बी कंफर्टेबल एंड स्टैटिक। ये ध्यान की प्रिपरेशन है। शांत
पूरी तरह से शांत हो जाएं। अपने मन में ठहर जाएं। पूरा शरीर जब रिलैक्स हो गया हो तो सांसों पर ध्यान लगाना है। अंदर आती हुई श्वास एवं बाहर जाती हुई श्वास को फील करें, महसूस करें। पूरी बारीकी से, पूरे होश से। Feel your each and every breath. सांसों को ध्यान लगाते हुए हम शांत हो जाएं, शून्य हो जाएं। सांसों पर ध्यान, मन को शांत और शून्य हो जाने दें। ध्यानम निर्विषयम मनः। मन निर्विषय हो,
निर्विचार हो, शून्य हो, वो अवस्था ध्यान है। ध्यान की अवस्था में हम ब्रह्मांडीय ऊर्जा रिसीव करते हैं। ऊर्जा के साथ साथ ज्ञान भी अवतरित होता है। प्रिपेयर योरसेल्फ बाय ऑब्जर्विंग ब्रीथिंग। श्वासों पर ध्यान का आखिरी 3 मिनट। सहज रहें, अपने शरीर को बिल्कुल ढीला रखें। स्थिरम आसनम आत्मनः भगवत गीता में है। अपना आसन स्थिर हो। शरीर से जितना हम कम से कम हिले, हमारा मन भी कम हिलेगा। और जब मन कम हिलेगा तो मन के जो पार है उसकी हमें अनुभूति होगी। सूक्ष्म ज्ञान, सूक्ष्म अनुभव। धैर्यपूर्वक सांसों पर ध्यान। श्वासों पर ध्यान का आखिरी 1 मिनट। पूरी गौर से सांसों को महसूस करें। सांसों की गति, सांसों की गहराई, सांसों का रिदम। श्वासों को जब हम महसूस करते हैं तो 2 श्वासों के बीच के अंतराल को भी महसूस कर सकते हैं।
लास्ट 20 सेकेंड। सात सेकेंड। 6, 5, 4, 3, 2, 1 और 0। धीरे से अपने दोनों हाथों को अपनी आंखों पे रख लें। अपने आंखों को, चेहरे को थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे से हिलाएं। अपने आप को, अपने चेहरे को प्यार करें। छोटा बच्चा कोई आए, हम उसको प्यार करते हैं, खुद को भी हम प्यार करें। प्यार से चेहरे को सहलाएं। धीरे धीरे बाहर आ जाएं और इस शांत अवस्था में स्वास्थ्य का ये ज्ञान अपने भीतर अवतरित होने दें, जिसको सुन लेने से, जान लेने से हेल्थ आपके लिए एक बहुत इजी मैटर बन जाएगा, इजी टॉपिक बन जाएगा। तो हेल्थ, होलिस्टिक हेल्थ में, होलिस्टिक वर्ड का मतलब कंप्लीट एस्पेक्ट ऑफ हेल्थ को हम जानेंगे। होल और होलिस्टिक एक और वर्ड से जुड़ा हुआ है, होली, HOLY, होली मीन्स डिवाइन। तो डिविनिटी, डिवाइन कंसेप्ट इज इंटीग्रेटेड इन दिस बॉडी, माइंड एंड सोल। सोल की बातें, डिवाइन की बातें होनी ही है होलिस्टिक हेल्थ में, तब वो हेल्थ होलिस्टिक हेल्थ होगा। तो होलिस्टिक हेल्थ और होलिस्टिक मेडिसिन की हम बात कर सकते हैं, और ये होलिस्टिक मेडिसिन के अंदर सब कुछ आ जाता है, जो भी हम स्पिरिचुअलिटी में, नेचुरोपैथी में, बहुत कुछ दुनिया में अभी चल रहा है। अच्छी बात है, थोड़ा वो इंटीग्रेटेड वे में अगर आए, समझें, तो वो हमारे लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। इस सीरीज में हमारा यही प्रयास होगा कि आपको ये थोड़ा पिक्चर क्लियर हो जाए। जो मैं प्रैक्टिकल लेवल पे मैं जो बात करता हूँ होलिस्टिक एक्यूप्रेशर का, उसमें मैं इन 5 चीजों पे ज्यादा फोकस करता हूँ। एक है ची। ची इज ईस्ट एशियन वर्ड फॉर एनर्जी। जो हम एनर्जी बोलते हैं, कॉस्मिक एनर्जी, मेडिटेशन में कॉस्मिक एनर्जी हमारी सुषुम्ना नाड़ी में उतरती है, उसको ईस्ट एशिया में ची के रूप में भी जाना जाता है। तो ची मेडिसिन और एनर्जी मेडिसिन, इमोशन पर बहुत ध्यान दिया जाता है। जब मैं होलिस्टिक एक्यूप्रेशर के माध्यम से ट्रीटमेंट देता हूं, तो इमोशन को समझना, इमोशन का केयर करना बहुत जरूरी है। साइकोसोमेटिसिटी, माइंड बॉडी मेडिसिन, हमारी बॉडी और माइंड परस्पर जुड़ी हुई है। शरीर में कुछ भी हो रहा है तो उससे कॉरेस्पॉन्डिंग माइंड में कुछ ना कुछ तो होगा। बॉडी नेवर लाइज, बिना माइंड के कनेक्शन के शरीर में कभी कुछ नहीं आ सकता। माइंड बॉडी मेडिसिन में हम इन बातों को जानते हैं। लुई हे का की जो बातें हैं वो माइंड बॉडी मेडिसिन साइकोसोमेटिसिटी में ही आती है। फिर एक थोड़ा रिलेटिवली न्यू एज कंसेप्ट है न्यूरोप्लास्टिसिटी। जिन लोगों ने डॉक्टर जो डिस्पेंजा को पढ़ा हो, तो न्यूरोप्लास्टिसिटी का जिक्र आता है। हमारा जो ब्रेन है, न्यूरो मीन्स हमारा ब्रेन, हमारा नर्वस सिस्टम, एंड प्लास्टिसिटी वो प्लास्टिक नेचर का है। पहले ऐसा कंसेप्ट था कुछ डिकेड पहले कि हमारे भीतर जो ब्रेन है वो फिक्स्ड होता है। अगर कोई बच्चा छोटी बचपन में अगर उसको देखा गया कि वो पढ़ाई नहीं कर पा रहा, तो धारणा बन गई कि ये तो लाइफ लॉन्ग फिसड्डी ही रहेगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम अपने ब्रेन को चेंज कर सकते हैं। इट्स इन प्लास्टिक इन नेचर। जितना हम कॉन्शियस हो अपने चेंज के लिए, चेंज इज पॉसिबल, नथिंग इज फिक्स्ड। LSM, लाइफ स्टाइल मेडिसिन। लाइफ स्टाइल मेडिसिन के अंदर मेडिटेशन एज ए स्ट्रेस मैनेजमेंट और शाकाहार एज ए प्लांट न्यूट्रिशन
प्लांट बेस्ड न्यूट्रिशन के रूप में इंटीग्रेटेड है। तो सभी जो भी ध्यान प्रचार, शाकाहार प्रचार कर रहे हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। ये लाइफ स्टाइल मेडिसिन मेन स्ट्रीम मेडिसिन में इंटर कर गया है। हार्वर्ड में, स्टैनफोर्ड में लाइफ स्टाइल मेडिसिन पर कोर्सेज हो रहे हैं। कोई भी कोर्स उन कोर्सेज को ज्वाइन कर सकता है। लाइफ स्टाइल मेडिसिन के अंदर ध्यान और शाकाहार है ही, बस वो स्ट्रेस मैनेजमेंट के रूप से है ध्यान, और जो शाकाहार है वो न्यूट्रिशन के रूप में है, प्लांट बेस्ड न्यूट्रिशन। तो इन सभी बातों को हम सिलसिलेवार ढंग से आगे देखेंगे। मेडिटेशन इंटीग्रेटेड ही होगा। मेरा हर एक पेशेंट मेडिटेशन करता ही है। हॉलिस्टिक में हम ये हॉलिस्टिक वर्ड को हम देख रहे हैं। अब थोड़ा सा हम हेल्थ वर्ड को देखते हैं। ये बताइए, जो हेल्थ है, हेल्थ से आप क्या समझते हैं? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हेल्थ? कोई डिफाइन करेंगे? जिन लोगों ने मेरा पहले सुन लिया होगा उनको समझ में आ गया होगा मैं क्या बोलने वाला हूँ, क्योंकि ये मेरा बहुत फेवरेट कंसेप्ट है, वर्ड है कि हेल्थ का मतलब क्या। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हेल्थ? कोई चैट में टाइप कीजिएगा। जो लोग ढूंढना चाहते हैं तो थोड़ा देर, कुछ सेकंड के लिए आंख बंद कर लीजिए कि हेल्थ का एग्जैक्ट मतलब क्या है। तो देखिए क्या है ना, अगर हम कोई किसी बात को ना अपने से खोजते खोजते अगर पकड़ लेते हैं ना, तो आपको वो लंबे समय तक याद रहेगा। ठीक है, मैं बताने ही वाला हूं, लेकिन अगर आप थोड़ा सोचने समझने की कोशिश करेंगे और फिर अगर वो आपने चैट में टाइप किया और वही सही निकला, तो आपको फिर बहुत अच्छा लगेगा, मुझे भी अच्छा लगेगा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हेल्थ? स्वास्थ्य क्या है? फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। वेरी नाइस वंदना मैम। WHO का ये डिफिनेशन है। जो यहां पर भारतीय होने का गर्व किनको किनको है? बहुत लोगों को होगा, लगभग सभी को होगा। आपको गर्व बढ़ जाएगा अगर आप हिंदी भाषा और संस्कृत भाषा पे थोड़ा सा जाएंगे तो। हेल्थ का हिंदी क्या है? स्वास्थ्य। और जो स्वास्थ्य शब्द है, स्वास्थ्य या फिर स्वस्थ, जो हेल्दी है, स्वस्थ शब्द को आप उस पर थोड़ा चिंतन करें। स्वस्थ, स्व अस्थ, स्वयं स्थित, स्वयं में स्थित होने से हम स्वस्थ होते हैं। स्वस्थ जो है, इट्स मोर देन डिजीज, मोर देन फ्रीडम फ्रॉम डिजीज। यह बात तो चलो WHO में भी थोड़ी हद तक आ ही गई है, वैसे मेन स्ट्रीम डॉक्टरों की प्रैक्टिस में बात नहीं आई है। डॉक्टर के पास जाए तो बीमारी को ढूंढता है, वो सारे टेस्ट करता है कि किसी न किसी ढंग से आपको बीमार बना ही दे। तो बीमारियों से मुक्त होने के अलावा भी स्वस्थ उससे ज्यादा बड़ी बात है। जब हम स्वयं में स्थित होते हैं, तो स्वयं में स्थित होने का क्या तरीका है? ध्यान। थ्रू मेडिटेशन ओनली यू कैन बी सेंटर्ड इन योरसेल्फ। तो ध्यान में हम जो शांत अपने भीतर होते हैं, शांत होते हुए हम अपने भीतर के सवाल भी पूछ सकते हैं, हु एम आई, मैं कौन हूं? वैसे तो जवाब ये ऐसा है कि अपने आप भी ये सवाल कभी ना कभी आपके जहन में आता ही है। और इसका जो जवाब है, हु एम आई, वो कभी शब्दों में नहीं आ सकता। जब तक शब्दों में जवाब आता है, तब तक जानिए कि ये जवाब आपके मन से आ रहा है। जो आपने कहीं कुछ पढ़ा है, सुना है, मन में सब स्टोर रहता है। संजय दत्त की मूवी देखे होंगे, एक गांधी जी को इतना पढ़ लेता है, इतना पढ़ लेता है उस मूवी के कैरेक्टर में कि कहीं कुछ भी पूछो तो वो उसके भीतर के मेमोरी बैंक से, डेटा बैंक से जवाब आता है। लेकिन जो मन से आ रहा है वो बस एक प्रोग्रामिंग है, एक स्टोरेज है। वो ट्रुथ नहीं है, सत्य नहीं है। सत्य तो शाश्वत होता है। ये जो मन है वो तो टेम्पररी नेचर का है। हर जन्म में हमारा मन काफी कुछ बदल जाता है। जो स्वयं में हम जब हम स्थित होते हैं, स्वयं को जब हम जानते हैं, तो उसको कहा जाता है इनलाइटनमेंट, सेल्फ रियलाइजेशन।
तो वो जो है वो अनुभूति के रूप में जवाब आए तभी वो ठीक है। अगर हम उसको कोई भी शब्द यहाँ पर मैं बोल दूं, दे दूं, तो फिर वो शब्द अगर हम पकड़ लेना तो कितनी बार भ्रम हो जाता है, अरे मुझे तो पता चल गया। अभी पता चला कि नहीं चला ये आपको अपने भीतर देखना है। हम अपने में सेंटर्ड होंगे तो हम स्वयं को जान जाएंगे। तो स्वस्थ जो है, हेल्थ से जैसे ज्यादा अच्छा वर्ड है स्वस्थ, स्वयं में स्थित। और स्वयं में जब हम स्थित होंगे तो हम अपने आप को जानेंगे। तो अपने आप को जब जानने लगेंगे तो हमको जो हमारा जो वास्तविक स्वरूप है आत्मा, उसका पता चलेगा। और इस आत्मा के ऊपर पंच कोशों का आवरण, कोश मतलब होता है शरीर, बॉडी। तो हम बॉडी सिर्फ फिजिकल बॉडी को जानते हैं सोशली, सिर्फ वो शरीर नहीं है। उसके अलावा हमारे पास प्राणमय कोश है, मनोमय कोश है, विज्ञानमय कोश है, आनंदमय कोश है। फिजिकल बॉडी, एनर्जी बॉडी, मेंटल बॉडी, कॉजल बॉडी, ब्लिस बॉडी, और ये सभी बॉडी है। तो बॉडी जो भी बनी है, जिसका भी जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है, जिसका भी निर्माण हुआ है उसका विसर्जन निश्चित है। तो जो भी शरीर के तल पे है, चाहे वो आनंदमय कोश या विज्ञानमय कोश ही क्यों ना हो, उसका तो डिसइंटीग्रेशन निश्चित ही है। देखिए यहाँ पे ना आनंदमय कोश, वैसे तो हम 5th एपिसोड में आएंगे, लेकिन बहुत एक इंटरेस्टिंग बात जानिए, जो थोड़े से ध्यान में आगे आ गए हों उनके लिए ज्यादा बात समझ में आएगी। जो आत्मा का सत्य है वो तो आनंद से भी ऊपर है। आनंद जो है वो तो आनंदमय कोश की बात है। जो जो हम हैं, जो चैतन्य है, चैतन्य आत्मा है, वो तो आनंदमय कोश के भी बियॉन्ड है। तो हम ध्यान में हमें शांति मिलती है, आनंद मिलता है, अच्छी बात है, हम उस आनंद को एंजॉय करें, ब्लिस को एंजॉय करें। लेकिन ऐसी अवस्था भी आती है, आ जाती है जब ये आनंद भी छूटता है। तब क्या है, वहां पर फिर शब्द नहीं है। उस अवस्था को डिस्क्राइब करना शब्दों में संभव नहीं है, वो तो अनुभूति में ही जाएगा। अपने भीतर पूछते रहिए हु एम आई, शांत होते रहिए, पूछते रहें, जवाब आएगा। ये जो पंच कोश है, इसमें से बहुत बात होती है चक्रों की, 6+1 चक्रास। ये चक्रा कौन से कोष के लेवल पे हैं, कोई बताएंगे? हमारे जो पंच कोष हैं, जो चक्र आते हैं, वो कौन, इनमें से कौन से कोष के लेवल पे? चैट में टाइप कीजिए। हमारे 6+1 चक्रास, कुछ 7 चक्रास ही बोलते हैं, 7 ऊर्जा केंद्र और 6 चक्र, ये हमारे पंच कोश, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश, कौन से कोश के लेवल पे है? क्या सब में है? जो हमारे चक्र हैं 6+1, मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा, सहस्त्रार। अरे कोई तो बताइए, गलत भी बताइए, कोई बात नहीं, टाइप तो कीजिए। चक्र कौन से कोष में? अन्नमय में है या प्राणमय में है या मनोमय में, विज्ञानमय में? चलिए, आपके जवाब का मुझे इंतजार रहेगा। तब तक मैं अब इसको वेरी नाइस, टीपी सिंह जी और पूजा जी दोनों का जवाब सही जवाब है। हमारे प्राणमय कोश में हमारे चक्र हैं। तो चक्रों को जानना एक अच्छी बात है, लेकिन चक्रों के अलावा भी हम बाकी चीजों को जानने का प्रयास करते रहें। तो चलिए, अब हम 5 कोष में सभी कोष के बारे में थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे देखते जाते हैं। अन्नमय कोश,
जैसा नाम से स्पष्ट है, ये अन्नमय कोश किस चीज से बना है? अन्न से बना है। हम जो भोजन करते हैं, भोजन बहुत अच्छा शब्द है, भोग, भोजन जुड़ा है भोग से। जब भी हम कोई चीज भोगते हैं, जो भोजन, जो भोगते समय जो भी हमारे भीतर जाता है, वो हमारा भोजन है। तो जो अन्न है, फिजिकल फूड, वो उससे हमारा सबसे बाहर वाला कोश बनता है अन्नमय कोश, यानी कि फिजिकल बॉडी। हम में से ज्यादातर लोग फिजिकल बॉडी के लिए ही कंसर्न है। तो जब भी फिजिकल बॉडी की बात आए तो आप अन्नमय कोश की बात कर रहे हैं, जो अन्न से बनता है। तो हमें कैसा अन्न ग्रहण करना चाहिए, बताइए? हमें जो अन्न ग्रहण करना चाहिए, वहां पे हमें पंच तत्वों की, पंच महाभूतों की अवेयरनेस होनी चाहिए। क्षिति जल पावक गगन समीरा, मिट्टी पानी आग हवा और आकाश। हमें हमारे फूड में वाटर का ही महत्व है, जो स्थूलतम में सेकंड लेवल का स्थूल है। सबसे स्थूल कौन सा है? पृथ्वी तत्व, अर्थ एलिमेंट। फिर उससे कम स्थूल है वाटर, जल तत्व। उससे कम स्थूल है फायर। फायर, देखिए, अर्थ जो है, अर्थ एलिमेंट, उसका वेट होता है, भारी होता है मिट्टी। पानी का भी वेट होता है, लेकिन पानी का फॉर्म नहीं होता। वो किसी भी फॉर्म में वो बहुत जल्दी फॉर्म, इंस्टेंट में फॉर्म चेंज कर लेगा। फायर का फॉर्म भी नहीं है, लेकिन इसमें विजिबिलिटी है, आग दिखती है। आग को देखा जा सकता है, एयर को देखा नहीं जा सकता, लेकिन फिर भी एयर को फील किया जा सकता है। और स्पेस को फील करने के लिए तो बहुत अवेयरनेस चाहिए। तो ये इनका जो डेंसिटी है, उस सीक्वेंस हम थोड़ा ध्यान में रखें, तो हम फिर अन्नमय कोश पर काम कर पाएंगे। कहां पर कौन से तत्वों का इम्बैलेंस है, अगर वो हमारी समझ में आए तो उस पर वर्क पॉसिबल है। अब हमारे भीतर त्रिदोष का जिक्र आता है। आपने लगभग सभी ने सुना ही होगा, वात पित्त कफ। तो जो पित्त है, उसमें मुख्य बात होती है कि वो फायर का है, फायर प्लस वाटर। जो वात है वो मेनली एयर से है, और जो कफ है वो भारी होता है, वो उसमें वाटर एलिमेंट और अर्थ एलिमेंट है। तो हर एक पर्सन को अपने अन्नमय कोश की प्रकृति पता होनी चाहिए, यानी कि वात पित्त कफ आपके भीतर कौन सा त्रिदोष है। वो एक इन जनरल मैं बता दूं कि जो दुबले पतले लोग हैं वो वात प्रकृति में आते हैं, उनके अंदर वायु तत्व प्रमुख है। जो ओबेज लोग होते हैं, ज्यादातर ओबेज जिनका वजन ज्यादा है, वो कफ प्रकृति के होते हैं, और मीडियम बिल्ट वाले वो पित्त प्रकृति के होते हैं। पित्त प्रवृत्ति के वाले लोगों को जो फायर ज्यादा होती है, फायर ज्यादा होती है तो उनको भूख ज्यादा लगती है, उनको उनके भीतर एम्बिशन होता है। फायर जो है वो अग्नि, अग्नि हमेशा उठना चाहती है, आगे बढ़ना चाहती है। तो पित्त पीपल आर वेरी एक्टिव, हमेशा वो कुछ ना कुछ काम करेंगे ही, वो आराम नहीं कर सकते, उनको कुछ ना कुछ हमेशा कोई काम करने को चाहिए। कफ प्रकृति में पृथ्वी तत्व ज्यादा होता है, तो पृथ्वी तत्व, पृथ्वी क्या है, वो बैठी रहती है, वो उसको बैठना पसंद होता है। कहीं भी किसी भी महफिल में आप जाएं, जो पर्सन थोड़ा सा कोई चेयर खाली मिले और तुरंत बैठना चाहे, वो कफ प्रकृति वालों की होने की संभावना अधिक है। ये वात पित्त कफ, ये सब भी अपने आप में एक बड़े बड़े टॉपिक है। जितना आपको इंटरेस्ट है आप इसको एक्सप्लोर करते जाइए। मैं बस कुछ कुछ मुख्य बातें बता रहा हूं। तो आपको अगर पता हो कि मेरा नेचर क्या है, फिर अकॉर्डिंगली आप ऐसा मैनेजमेंट कर सकते हैं। जैसे अगर आपका नेचर कफ प्रकृति का है, तो आपको कोई एक्टिव मूवमेंट वाला प्रोसेस करना ही चाहिए, जैसे वॉकिंग है, जॉगिंग है, कफ प्रकृति वालों को करना ही चाहिए।
वात प्रकृति है, पित्त प्रकृति है, तो पित्त प्रकृति वालों को प्राणायाम, योग निद्रा करना चाहिए। और वात वाले के लिए तो मस्ट है, अगर वो नहीं करेंगे योग निद्रा तो उनको एसिडिटी, गैस, हेडेक, ये सब प्रॉब्लम होने की काफी संभावना है। वात, पित्त, कफ, इन तीनों में जो पित्त वालों को हेडेक की ज्यादा संभावना होती है। हेडेक सबसे ज्यादा पित्त प्रकृति के लोगों में पाया जाता है। जो गैस्ट्राइटिस की प्रॉब्लम होती है वो वात प्रकृति में ज्यादा मिलती है। और जिन लोगों को सुबह अलार्म लगाने के बावजूद नींद नहीं खुलती, वो कफ प्रकृति वाले ज्यादा होते हैं। देखिए, समझने के लिए मैं कुछ कुछ बातें बता रहा हूं। सभी कुछ स्ट्रेट फॉरवर्ड और ब्लैक एंड व्हाइट नहीं है, कई सारे फैक्टर हैं। आप अपने हिसाब से थोड़ा कॉन्शियस बने, थोड़ा पढ़ें। एक एक टॉपिक काफी अपने में बड़ा है, थोड़ा जानेंगे समझेंगे। वात, पित्त, कफ को समझें और फिर अपने भोजन को उस हिसाब से लें। हाँ, भोजन में इन जनरल फ्रूट्स और वेजिटेबल अधिक होना चाहिए। क्यों? क्योंकि फल और सब्जियों में प्राण ऊर्जा अधिक होती है। देखिए, वैसे तो हम जो भोजन कर रहे हैं वो हमारे अन्नमय कोश में जा रहा है, लेकिन अन्नमय कोश से जुड़ा हुआ हमारे भीतर प्राणमय कोश है। हमारे पास 5 तरह के प्राण होते हैं और ये 5 तरह के प्राण 72,000 नाड़ियों में रोटेट होते रहते हैं, चलते रहते हैं। तो इन प्राण के चलने से ही हमारे डिफरेंट ऑर्गन काम करते हैं। तो कभी कोई ऑर्गन काम नहीं करे तो हम प्राण के लेवल पे देख सकते हैं कि कौन सी नाड़ियों में कौन से प्राण का इंबैलेंस है। अन्न के लेवल पे, अन्नमय कोश के लेवल पे हम क्या भोजन करते हैं उससे भी हम बहुत प्रभावित कर सकते हैं अपने प्राण को। प्राण को मेडिटेशन के माध्यम से भी रेगुलेट किया जा सकता है। जो 5 प्राण हैं उनके मैं बस नाम थोड़ा बता देता हूं। प्राण, उदान, व्यान, समान, अपान। डाइजेशन के लिए समान प्राण की जरूरत होती है। बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन और बाकी सर्कुलेशन के लिए व्यान प्राण का महत्व है। एक्सक्रीशन के लिए अपान वायु का महत्व है। हमारे हार्ट में व्यान प्राण होता है। ये अलग अलग तरह के प्राण हैं। हम किस तरह का भोजन करते हैं उससे वो काफी प्रभावित होता है। जो रंग है भोजन का, इन जनरल कहा जाता है कि हमें वैरायटी कलर ऑफ, अधिकतम कलर के वाले भोजन करने चाहिए। नेचुरल, ऑब्वियसली, आर्टिफिशियल कलर डाल के नहीं। तो अगर हम सभी कलर को मिक्स करके इन जनरल लेते हैं तो हमारी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी। अगर आप सजग हैं कि आपकी वात, पित्त, कफ में कौन सी प्रकृति है तो आप वैसा फिर फूड ले सकते हैं। अलग अलग भोजन की अलग अलग इफेक्ट है, ठीक है। तो अन्न के लिए हम कॉन्शियस बने। हम जितना अपने वात, पित्त, कफ के बारे में समझेंगे उतना हमको समझ में आएगा। इसके अलावा भी जो ध्यानी है, साधक है, यहाँ पे लगभग सभी हैं। ध्यान में भी आप अपने इंट्यूशन का यूज कर सकते हैं। एक कि आप कोई भोजन से पहले थोड़ा 5 मिनट मेडिटेट करें, 2 मिनट आंख बंद करें और थोड़ा पूछें कि मुझे कौन सा भोजन करना चाहिए। अगर आप अपने शरीर की सुनते हैं तो आपकी बहुत संभावना है कि आप सही फूड पे ही जाएंगे। बहुत लोग इस बात को जानते होंगे, खास कर जैसे प्रेगनेंसी में कितनी बार जो खाने का मन करता है उसका कुछ कनेक्शन होता है, वो बॉडी की रिक्वायरमेंट होती है। अगर हम सहजता में जीते हैं, अपने मन को रिलैक्स रखते हैं, तो हमारा शरीर भी सिग्नल देता है कि मुझे क्या भोजन करना चाहिए। लेकिन जो भी भोजन करना है वो नेचुरल में ही है, वो प्लांट एंड वेजिटेबल्स के अंदर में से ही। कोई आर्टिफिशियल फूड, अगर आपका पिज्जा और बर्गर खाने का मन कर रहा है तो ये आपका शरीर नहीं मांग रहा, ये आपका मन मांग रहा है। वो मन जो बाहर देखकर प्रभावित होता है। हर तरह का फास्ट फूड, जंक फूड बोलते हैं कि जंक फूड का हिंदी क्या होता है?
बताइएगा टाइप करके चैट में। बहुत सारे लोग फास्ट फूड, जंक फूड खाते हैं, अभी भी खाते हैं। तो जंक फूड का हिंदी क्या होता है? अगर आप हिंदी समझ लेंगे, जंक का हिंदी कचरा, तो कचरा भोजन आप करेंगे क्या? तो फिर फास्ट फूड की टेंडेंसी आपकी कम हो जाएगी। जो देखिए बेसिकली क्या है, अगर हम लाइफ स्टाइल मेडिसिन या साइंस के हिसाब से देखें ना, तो जो प्रोसेस्ड फूड है, फास्ट फूड है, उनमें फाइबर नहीं होता है, 0 फाइबर। तो इस कारण से ना वो हमारी बॉडी के लिए यूजफुल नहीं हो पाते, रह जाते। तो जिहवा टेस्ट के लिए मत खाएं, अवेयरनेस से शरीर की नीड क्या है, आपकी प्रकृति, आप किस वात पित्त कफ में किस कैटेगरी में आते हो, और अकॉर्डिंगली आपकी नीड क्या है, वैसा आप फल और सब्जियों का सेवन अधिक करें। जितना आपका भोजन सात्विक होता जाएगा, जितना आपका ध्यान अच्छा होता जाएगा, उतनी आपकी फूड की रिक्वायरमेंट कम होती जाएगी। आप में से कुछ लोगों ने सुना होगा, दिस इज वन कंसेप्ट कॉल्ड ब्रिदेरियनिज्म, प्राणिक लाइफस्टाइल। आप इस देखिए, इस इमेज में बताया गया है कि पहले जब तक कोई मिक्सटेरियन है, सब कुछ खाता है, तो उसे ज्यादा खाना कर पड़ता है। जब वो शाकाहार में आया तो उसका फूड का जो अमाउंट है वो थोड़ा सा कम हुआ। वो अपने सहस्त्रार से भी प्राण को, कॉस्मिक प्राण को, जो स्पिरिचुअल रियलिटी वीडियो में दिखाया गया है, एनर्जी हम एब्जॉर्ब करने लगते हैं। और पीक अवस्था में, ध्यान की उच्चतम अवस्था में, हम अपने सहस्त्रार चक्र से ही सारी ऊर्जा लेते हैं। इनफैक्ट नॉट ओनली सहस्त्रार, बल्कि बॉडी के हमारे सारे पोर्स, स्किन के सारे पोर्स से हम प्राण ऊर्जा को अपने भीतर लेने की हमारे भीतर काबिलियत आ जाती है। तो वो अवस्था ध्यान की एक उच्च अवस्था है, जिसको ब्रिदेरियन कहा जाता है। देयर आर मेनी ब्रिदेरियंस इन द वर्ल्ड एज ऑफ नाउ। और हर संडे को मैं एक स्पिरिचुअल डॉक्टर्स फॉर होलिस्टिक हेल्थ प्रोग्राम रन करता हूं। आज ही एक इंटरव्यू हुआ है पंजाब के एक योगी का, वो नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक में आएगा। वो भी काफी हद तक ब्रिदेरियन है। फरीदकोट मोगा में स्वामी बुद्धपुरी कई सारे प्रयोग फास्टिंग के, लॉन्ग फास्टिंग के वहां पर वो करते रहते हैं, कराते रहते हैं। तो जितना हमारे भोजन में प्राणा बढ़ेगा, देखिए फल और सब्जियों का महत्व इसलिए है कि उनमें प्राण ऊर्जा अधिक है। हम शाकाहार के साथ साथ हमको प्राणा कंटेंट पे देखना चाहिए कि कौन से भोजन में कितनी प्राण ऊर्जा है। भोजन को सिर्फ हम टेस्ट के लिए ना करें, बल्कि उसके प्राण कंटेंट के लिए करें। हमारा अन्नमय कोश जो है वो हल्का रहे, हमारी भीतर जो ऊर्जा जा रही है, जो भी हम भोजन कर रहे हैं, वो शरीर में कई कई घंटों तक, कई कई दिनों तक रहता है। तो जितना भोजन आपका हल्का हो जाएगा, उतना आपका ध्यान भी आसानी से लगेगा। जिन लोगों को अगर ध्यान में किन्हीं को अगर स्ट्रगल हो रहा हो, ध्यान नहीं लगता हो, आप एक्सपेरिमेंट करके देखिए। आप एक हफ्ते के लिए सिर्फ फल खाइए, सिर्फ सब्जी लीजिए, सिर्फ जूस लीजिए। आग पर पका हुआ भोजन, खासकर सीरियल को आप कम कर दें। देखिए आपका मेडिटेशन कितना डीप हो जाता है। हमें एक्सपेरिमेंट करना चाहिए। साइंटिफिक टेम्परामेंट, पीएसएसएम में साइंटिफिक टेम्परामेंट पे बहुत जोर दिया जाता है। करके देखो, करो और फिर मानो। तो हम जितने सात्विक भोजन में मैगी में अगर सब्जी मिला दी जाए तो वो हेल्दी है कि नहीं? लीला जी, बेसिक उसमें जो इंग्रेडिएंट है वो क्या है? वो तो प्रोसेस्ड फूड ही है ना, जो कि स्टोर्ड है प्लास्टिक में, कई दिनों से पैक है। आप किसी इंसान को प्लास्टिक में बंद कर दीजिए, कितने दिन तक आप रहेंगे, कितने दिन तक सरवाइव करेंगे? तो वो कहने नाम मात्र को फूड रह जाता है। वो अगर आप प्राण को फील करते हैं, देखिए हम अभी ध्यान में प्राण को फील नहीं करते, तो कुछ भी हम अपने मुंह में डाल लेते हैं, चबा लेते हैं, हमारी जीभ को संतुष्टि हो जाती है कि हमने खा लिया।
अगर हम प्राण के प्रति कॉन्शियस हो जाएंगे ना, तो जो भी चीज प्लास्टिक में बंद हो जाती है उसमें प्राण ऊर्जा नहीं रह जाती। कोई भी पेड़, कोई भी फल या सब्जी पेड़ से अलग हुआ, उसमें प्राण का परसेंटेज धीरे धीरे कम होता जाता है। कोई भी चीज जितनी ताजी है उसमें प्राण ऊर्जा उतनी अधिक है। जितना उसमें उसकी प्रोसेसिंग हुई, जितना वो आग से या मशीन से गुजरा, उसका प्राण उतना कम हो गया, खत्म हो गया। तो आप घर में भी जो अलग अलग व्यंजन अगर बना के लेते हैं, कोई चीज जितनी दिन की स्टोर है, जितना अधिक दिन हुआ है, उतना उसका न्यूट्रिशन वैल्यू इन द टर्म ऑफ प्राणा। देखिए मेन स्ट्रीम मेडिकल साइंस तो बस कैलोरी और प्रोटीन और फैट तक सीमित है। प्राण को डिटेक्ट करना अभी कोई प्रॉपर इंस्ट्रूमेंट डेवलप नहीं हुआ है। यह मेडिटेशन की सेंसिटिविटी वाले लोग बताते हैं। हमारे पास 5 प्राण है, ये कोई मशीन तो अभी तक तो है नहीं। ये तो बस जो जानते हैं अनुभव से वो बताते हैं, और फिर जो समझ जाए वो उसका पालन करते हैं। तो मेन स्ट्रीम मेडिकल साइंस सिर्फ कैलोरी और प्रोटीन तक सीमित है। प्राण के बारे में अभी उसके पास अवेयरनेस नहीं है। जो हम भोजन लेते हैं उसमें फल और सब्जियां जितनी अधिक हो, और फल और सब्जियों में भी सीजनल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, उतना हमारे लिए प्राण अधिक मिलेगा। तो मैगी में चाहे ऊपर से थोड़ी सब्जियां डाल दी गई हों, लेकिन मेन स्टफ तो मैगी ही है, तो वो हेल्दी नहीं है। ठीक है, चलिए, तो हम अपने भोजन में प्राण ऊर्जा के कंसेप्ट को समझें, फल और सब्जियों का सेवन बढ़ाएं। क्या खाना है क्या नहीं खाना है शाकाहारी भोजन के अंदर भी वो ध्यान के माध्यम से पूछें, अपनी प्रकृति को थोड़ा जानें और उसके अनुसार भोजन करें। अपने भीतर पंच तत्वों को संतुलित रखने की कला सीखें। जितना संतुलित भोजन, जितना आपका सात्विक भोजन होगा, जितना आपका लाइट फूड होगा, उतना आपका ध्यान गहरा हो जाएगा, आपके भीतर प्राण उतना अधिक फ्लो होगा। जो हम भोजन भी करते हैं, इस भोजन में भी फास्टिंग का महत्व सभी लोगों को पता होगा। हम कोई भी मशीन को 365 दिन चलाते रहें तो उसका फंक्शन क्या होगा, बहुत अच्छा नहीं रह जाएगा। तो उसको बीच बीच में रेस्ट लेना चाहिए। महीने में एक दिन, एकादशी के दिन या कोई दिन फास्ट करना एक अच्छा प्रोसेस है। अब साइंस ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करते हुए ये पाया कि अगर फास्ट फुल फ्लेज फास्ट नहीं भी किया जाए तो इंटरमिटेंट फास्टिंग इज गुड। व्हाट इज इंटरमिटेंट फास्टिंग? इंटरमिटेंट फास्टिंग का मतलब है 16 घंटे का फास्ट। आप सुबह 10 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक या सूर्यास्त तक उस 8 घंटे के विंडो पीरियड के अंदर भोजन को करें, तो शरीर को बाकी 16 घंटे में अपने आप को जो बैकग्राउंड में रिपेयर वर्क है उसको करने का मौका मिल जाता है, डिटॉक्स करने का और वियर टीयर को मैनेज करने का। तो इसको मेडिकल साइंस में ऑटोफाजी बोलते हैं। जो हमारी बॉडी में हेल्दी सेल्स हैं, जो पुराने सेल्स हो गए हैं, उनको खा जाते हैं, ऑटोफाजी। तो इससे जो लेस प्रोडक्टिव सेल्स हैं, जो बूढ़े सेल्स हैं, जिनकी एजिंग हो गई है, वो बॉडी उनको सेल से बाहर निकाल देता है, डिटॉक्सिफिकेशन हो जाता है। तो इंटरमीडिएट फास्टिंग इज ए गुड। सूर्यास्त के बाद भोजन हम कम कर दें, बंद नहीं कर सकते तो कम तो कर सकते हैं। और जिनके पास, जिनका विल पावर करेज अच्छा है, वो सूर्यास्त के बाद के भोजन को बंद कर दें। दिन में 8 घंटे के विंडो पीरियड में 10 बजे ब्रेकफास्ट, 1-2 बजे लंच, 5 बजे स्नैक्स, 6 बजे, और बस। तो खासकर जिनका BMI बॉडी मास इंडेक्स अधिक है, ओबेसिटी अधिक है, उनके लिए तो इंटरमिटेंट फास्टिंग बहुत हेल्पफुल हो सकता है। अपने शरीर में ना मोटापा नहीं आने दें। फैट, ओबेसिटी कई दूसरी बीमारियों को लेकर आता है। आपको स्वस्थ होना है, कोई भी बीमारी है, मेडिकल साइंस चाहे जो भी कहता है, अगर आपके पास मोटापा है तो उस मोटापे को कम करें। अगर मोटापे को कम कर लेंगे तो आपको हेल्दी होने में बहुत मदद मिल जाएगी। अपनी बॉडी में
कहीं भी एक्स्ट्रा फैट जमा होने ना दे। तो अन्नमय कोश के रिगार्डिंग हमें इन सही बातों का ध्यान रखना चाहिए। हम अपने भोजन को सात्विक और हल्का और मौसम के अनुकूल बनाते जाएं, करते जाएं। धीरे धीरे हम अपने अन्नमय कोश को स्वस्थ बना लेंगे। इतना कहते हुए आप लोगों के कोई सवाल है तो सवाल को मैं ले लेता हूं। हैंड रेज कर सकते हैं आप और फिर अपना अनम्यूट कर सकते हैं। हेलो जी दिव्या जी, नमस्कार सर। नमस्कार। हेलो सर, मेरा क्वेश्चन ये था कि हमारा जो राइट फूड है, जैसे आपने सब बताया वात पित्त और कफ के अकॉर्डिंग समझ में तो आ गया, पर पूरा दिन का जो, जैसे हम कहते हैं ना, डाइट क्या रहना चाहिए, तो इसके लिए फिर नॉलेज कहाँ से गेन करूं? क्योंकि मैं काफी टाइम से इस चीज के लिए ना कह लीजिए कि स्ट्रगल में थी कि एक राइट फूड क्या होता है हमारे लिए पूरे दिन में। देखिए, आपको डाइट के बारे में जानना है तो किसी अच्छे डाइटिशियन के पास जाना चाहिए। सबसे आसान तरीका तो वही है, किसी डाइटिशियन को कंसल्ट करें और उनके साथ ओपिनियन ले लें। ओके। यहाँ पे सेशन में आप आए हैं और मैं डाइटिशियन नहीं हूँ। नहीं सर, मेरा जैसे आपने बताया ना, मेरा सुनिए ओके सर, ओके। अन्यथा ना ले। मैं बात कहना चाह रहा हूँ कि आपकी जिन बातों को हमने यहाँ पे सुना है, हम इंटरमिटेंट फास्टिंग का ध्यान रखें। सुबह 10 बजे और शाम 6 बजे के बीच में भोजन हो हमारा, और हमारे भोजन में फ्रूट्स और वेजिटेबल का परसेंटेज हम बढ़ा दें। वात पित्त कफ के बारे में अपने थोड़ा बॉडी को एक्सप्लोर करें। आप किस प्रकृति के हैं वैसा आपको भोजन करना चाहिए। यानी कि जैसे अगर कफ प्रकृति का आया तो फिर मिर्च आपके लिए अच्छा होगा, हरी मिर्च। ओके सर। तो सर, जैसे ये प्रवृत्ति है मेरे बच्चों की प्रवृत्ति कफ की है, मुझे खुद की तो नहीं मालूम, उनका तो मैंने काफी सर्च किया है। तो उनको जो कुक्ड फूड है उसको उसकी मतलब क्वांटिटी जो है वो कम करनी चाहिए। यस, कम करनी चाहिए। ओके सर, क्योंकि मैं इसमें सर सर्च कर रही थी, वात पित्त और कफ की ना स्टडी कर रही थी थोड़ी थोड़ी, तो काफी डीप नॉलेज मिला। थैंक यू सर। ये बहुत वात पित्त कफ आयुर्वेद का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, बहुत बड़ा टॉपिक है अपने आप में। अगर हम इसको ठीक से एक्सप्लोर करें तो यही अपने आप में एक फुल फ्लेज टॉपिक है। एक्सप्लोर करते रहें, खोजते रहें, और फिर जितना समझ में आए अकॉर्डिंगली अपने फूड को और अपने लाइफ स्टाइल को मॉडिफाई करें। हरप्रीत जी कुछ पूछना चाहते हैं, कहना चाहते हैं? अपने आप करें। हाँ सर जी नमस्ते। मैं जी ध्यान करती हूँ, मुझे 1.5 साल हो गया, लेकिन मेरे क्राउन चक्कर में बहुत ज्यादा वाइब्रेशन होती है और थर्ड आई में भी बहुत वाइब्रेशन होती है और सारे चक्रों में भी वाइब्रेशन होती है। लेकिन मेरे को अच्छी बात है ना। मेरे को मतलब जब मैं कुछ पढ़ती हूँ या मैं कुछ थोड़ा देखती हूँ उसके कारण भी मुझे प्रॉब्लम आती है। ज्यादा मोबाइल भी नहीं मैं देख सकती, मैं आंख में मतलब बंद करके सिर्फ ध्यान करती हूँ और मैं कुछ देखना ज्यादा मेरे से होता नहीं है, देख नहीं सकती मैं इसलिए, क्योंकि मेरे क्राउन चक्कर में 24 घंटे मतलब वाइब्रेशन जैसे घूमता रहता है कुछ। देखिए, अभी जब हमने बातें सुनी कि हमें अपने प्रकृति को समझना चाहिए और उसके साथ कोऑपरेट करना चाहिए। हाँ जी। बदलने से ज्यादा जानना और जितना पता चला उसके अनुसार जीना महत्वपूर्ण है। प्रकृति को बदलना उतना जरूरी नहीं है जितना जरूरी है कि प्रकृति को समझ लेना और उसके अनुसार अपने आप को एडजस्ट कर लेना। तो पढ़ने के बजाय देखना और सुनना भी माध्यम हो सकता है। हाँ जी। हाँ, तो बाकी ये चक्रों की जो बातें हैं ये 92 कोर्स में आएगा, तो नेक्स्ट वीक में हम इसके बारे में बात करेंगे।
अगर आप इंग्लिश समझते हैं तो आप एनोडिया जूडिथ का व्हील ऑफ लाइफ देखिए यूट्यूब पे, या उसके और भी कई सारे लेक्चर हैं, माइंड वैली पे भी हैं प्रॉपर। हम नेक्स्ट वीक में सुनेंगे उसको। जैसे मैं अभी बैठी हूँ ना, मेरे क्राउन चक्र में, जैसे हम विक्स की टैबलेट्स खाते हैं, ठंडी ठंडी लगती है ना, एक क्राउन के बीच में मेरे ऐसे इस तरह मुझे ठंडा ठंडा लगता है। अच्छी और जैसे दिक्कत कुछ क्या है? इसे दिक्कत क्या है? हाँ जी, होने दीजिए, दिक्कत क्या है इससे? नहीं दिक्कत तो नहीं है, मैं यही पूछना चाहती हूँ ठीक है, या कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना इसमें? जो भी चीज अपने आप से आती है वो हाँ जी, हमेशा ठीक होती है। थैंक यू आपने जी, थैंक आपने कोई क्रिया की, नहीं की, कोई टेक्निक किया, कोई अलग से सेपरेट किया, नहीं किया, तो फिर अपने आप आए तो ठीक है। अगर कुछ करके आया है फिर तो जिनके जिनके अंडर किया है, जिनसे पूछ कर किया है, उनसे उनके पास जाएं, फिर उनसे पूछें क्या करना है। अगर नेचुरली आया है तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, बस उसको महसूस करते रहिए, देखते रहिए। एक मेडिटेशन का एक अपना नोटबुक रखिए, अपने अनुभवों को हाँ, लिखते रहा कीजिए। 2-4-6 ठीक है महीने जी, के बाद आपको अपने ही अनुभवों से समझने को बहुत कुछ मिलेगा। ठीक है जी, थैंक यू। ध्यान के पहले 3 स्टेप्स, पहले फर्स्ट 3 स्टेप्स ऐसा नहीं है। गौतम बुद्ध ने ध्यान की 3 अवस्था बताई हैं, आनापानसति, कायानुपश्ना और विपासना। आनापानसति यानी कि सांसों को महसूस करना, कायानुपश्ना यानी कि ऊर्जा को महसूस करना, और विपासना यानी कि थर्ड आई से महसूस करना, थर्ड आई से देखना। तो जो पहली अवस्था है श्वासों को महसूस करने का, हम वो अपना सकते हैं। कायानुपश्ना और विपासना स्वतः घटित होता है। कई जगह पर जो कराया जा रहा है कायानुपश्ना के लिए ऊर्जा को अलग अलग प्रयोग या थर्ड आई के अलग अलग प्रयोग, वो गौतम बुद्ध के द्वारा रिकमेंडेड नहीं है, मेरे द्वारा भी रिकमेंडेड नहीं है। नेचुरल फ्लो में धीरे धीरे आने दें। समय पर जब कोई फल पकता है तो उसमें मिठास होती है। अगर आप उसको पहले ही तोड़ लें और कार्बेट से पकाएं तो वो फल दिखने में लगेगा पका हुआ जैसा, लेकिन उसमें वो मिठास नहीं होगी जो पेड़ का पका हुआ होगा। तो थोड़ा धैर्य रखें। अध्यात्म के क्षेत्र में हमें धैर्य बहुत रखना चाहिए, जल्दबाजी ना हो, सिर्फ आनापानसति को अपनाएं। कायानुपश्ना यानी कि अपने नाड़ी मंडल में, अपने चक्रों में, अपने औरा में ऊर्जा की, प्राण की अनुभूति स्वतः शुरू होगी। जब तक नहीं शुरू होती है तब तक श्वास को देखते रहिए। विपासना भी अपने आप होता है थर्ड आई से विजन। हम कुछ जानने की जल्दबाजी ना करें, एक्सपीरियंस आना ही चाहिए मेडिटेशन में। ऐसा सोच कुछ लोगों का जो होता है वो ठीक नहीं है। एक्सपीरियंस ना भी हो, आंख बंद करके बैठे रहें अपने आनंद में, अपनी मस्ती में, वो भी बहुत है। किन्हीं को और कुछ पूछना हो तो बी फ्री टू आस्क। आपने इतना अच्छा समझाया सौरभ कि अब किसी के पास कोई क्वेश्चंस ही नहीं है। आज का सेशन बहुत अच्छा था सौरभ। और ये 16 आवर्स वाली फास्टिंग जो आपने बताई है, ये बहुत ही इफेक्टिव है। इससे हम बहुत हल्का महसूस करते हैं और ये हर किसी को करनी चाहिए। और आपने कैसे 0 बजट में हम अपनी बॉडी का ध्यान रख सकते हैं, ये बहुत, जितना हम आपका थैंक्स करें कम है। आप जल्दी जल्दी आइए प्लीज, इसके सेकंड के साथ भी आइए, ताकि नेक्स्ट सेशन आप हमें कफ पित्त और उस पर दीजिए, क्योंकि वो अपनी बॉडी को जानना भी बहुत जरूरी है। तो आप नेक्स्ट सेशन के लिए प्रॉमिस करके जाएं और सेकंड पार्ट के साथ जल्दी से आए। हम लोगों को वेट रहेगा आपका। और थैंक यू सो मच सौरभ फॉर ब्यूटीफुल सेशन। और किसी का क्वेश्चन है
बिगेस्ट क्वेश्चन ऑफ व्हाट इज द पर्पस ऑफ लाइफ किसी का है सौरभ, इफ यू वुड लाइक टू आंसर दैट। देखिए हमारे पास 5 कोश हैं। देखिए अब चूंकि ये सीरीज शुरू हुई है तो मैं हर चीज में इन कंसेप्ट को ही लाऊंगा ताकि आप ना इस 5 कोश के कंसेप्ट को थोड़ा अच्छे से समझ लें। वैसे इस क्वेश्चन का जवाब डायरेक्ट भी दिया जा सकता है, लेकिन ये सीरीज जो है वो 5 कोशों का है। तो 5 कोश में फिर से एक बार नाम बोलें, मैं थोड़ा चाहता हूँ आप लोग थोड़ा बोलिए, तो मैं सबको अनम्यूट करने का ऑप्शन दे रहा हूँ। प्लीज सब अपने अपने कैमरास भी ऑन कर ले और अपने आप को म्यूट कर लें प्लीज। अनम्यूट करके, अगर आपके घर में आवाज हो रही है तो अपने अनम्यूट मत करें। अगर हाँ, आपके अगर बच्चे हैं तो अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश। आनंदमय कोश। अन्नमय कोश में अन्न है, प्राणमय कोश में प्राण है, मनोमय कोश में मन के विचार हैं, मनोमय कोश में मन के विचार है, विज्ञानमय कोश में ज्ञान है, ज्ञानमय कोश में ज्ञान है, पर्पस ऑफ लाइफ जो है वो विज्ञानमय कोश में। विज्ञानमय कोश, विज्ञान में, ज्ञानमय नहीं बोलते, विज्ञान में बोलते हैं, विशेष ज्ञान, विज्ञान। तो पर्पस ऑफ लाइफ को जानने के लिए थोड़ा सा धैर्य रखिए, आने दीजिए विज्ञानमय कोश के लेवल पे, वहां पर अच्छे से बात करेंगे। अभी हम अन्नमय से शुरू हुआ है, अभी अन्न पर थोड़ा फोकस करें। अपने अन्न को सात्विक से अधिक सात्विक बनाएं, अधिक से अधिक प्राणा रिच फूड लें। इंटरमीडिएट फास्टिंग में रचना मैम ने भी साथ में स्टाम्प लगा दिया, तो आप इंटरमीडिएट फास्टिंग करें, सूर्यास्त के बाद भोजन अवॉइड करें, डे टाइम में ही आपका मेन मील हो। तो थोड़ा भोजन को हल्का करेंगे, आपका ध्यान भी गहरा होगा। हम अपने सूक्ष्म कोश के जो हैं, अन्नमय के बाद जो बाकी सब हैं तो सब सारे सूक्ष्म ही हैं, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय। तो इन सूक्ष्म कोश के प्रति ना हम ज्यादा सेंसिटिव बन जाएंगे। ध्यान में हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, पहले हम श्वासों के प्रति सेंसिटिव होते हैं, फिर कायानुपश्चना आता है, एनर्जी के प्रति सेंसिटिव हो जाते हैं, फिर विपासना आता है जो सूक्ष्म जगत है, नॉन फिजिकल वर्ल्ड, उसके प्रति हम सेंसिटिव हो जाते हैं। तो अपनी सेंसिटिविटी को बढ़ाने का अभी थोड़ा ध्यान रखें। विज्ञानमय कोश पर आएंगे तो आपके सवाल का एग्जैक्ट जवाब मिलेगा। थोड़ा सा क्यूरियोसिटी भी मेंटेन रखें, है ना। थोड़ा चिंतन मन करते रहिए, जितना मैंने बोला है उस हिसाब में। थैंक यू डॉक्टर सौरभ, थैंक यू सो मच सर। और मैं सबको बताना चाहूंगी डॉक्टर सौरभ अगले फ्राइडे फिर आ रही है, सो डोंट वरी। सब बार बार पूछ रहे हैं कि कब आपका सेशन है, तो नेक्स्ट फ्राइडे आपका इसका जो है नेक्स्ट पार्ट है, सो उसके लिए वेलकम आपका। और थैंक यू सो मच। मैम आप कुछ कह रहे थे कृष्णा मैम? बस थैंक यू थैंक यू सो मच सौरभ। नेक्स्ट फ्राइडे हम वेट करेंगे आपकी दोबारा से, और थैंक यू फॉर अ ब्यूटीफुल सेशन। थैंक यू ऑल द पार्टिसिपेंट्स फॉर जॉइनिंग अस। और कल रात को भी इसी टाइम पे 9:30 to 10:45 कल भी नए मास्टर के साथ हम सब बने रहेंगे। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। गुड नाइट एवरीवन।